ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि मई 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मई का महीना तुला के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। ये महीना ऐसा है जहां पर बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं जीवन में, क्योंकि राहु, केतु, बृहस्पति तीनों ही बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करें, और उसमें से बृहस्पति और राहु यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि राहु पंचम में, बृहस्पति नवम में, और दोनों मिलकर आपके लग्न को देखेंगे। तो ये अपने आप में बहुत विशेष और बहुत विशाल परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले लग्न भाव को देखते हैं। लग्न पर उच्च के सूर्य की दृष्टि रहेगी 15 तारीख तक, और वो आपके लाभेश भी हैं और सप्तम में बैठे हैं। पहला तो लाभेश होने के नाते लग्न को देखना, यानी कि महीना लाभपूर्ण है, बहुत प्रकार के लाभ मिलेंगे। सप्तम में सूर्य का होना पद प्राप्ति, ख्याति, नाम, प्रमोशन सबके कारक बनते हैं, तो ये भी लाभ मिलेगा। और लग्न को सूर्य और मंगल दोनों ही देख रहे हैं, और मंगल आपके धनेश भी हैं और सप्तमेश भी हैं, तो बिजनेस में भी लाभ, करियर में भी लाभ, और एक प्रकार का बदलाव लाने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। मैं पहले भी शायद पिछले महीने में बताया था कि मंगल सूर्य दोनों अग्नि तत्व हैं, और अग्नि ही वो चीज़ है जो बदलती है। बिना अग्नि के कुछ भी चीज़ ट्रांसफॉर्म नहीं होती। आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, हर जगह पे अग्नि की जो ऊर्जा है उसका उपयोग होता ही है। कुछ भी आपको टाँका भी कहीं पे लगाना है, खाना बनाना है, कहीं भी कुछ करना है, तो अग्नि का तत्व कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो ये बदलाव आपको अग्नि प्रदान करती है। तो ये सूर्य मंगल का प्रभाव आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये पद प्राप्ति का महीना है, कुछ बड़ा करने का महीना है। इसके बाद गोचर की तरफ चलते हैं। लग्न पर मंगल का प्रभाव रहेगा, सूर्य का रहेगा, और किसी का 14 तारीख तक नहीं आएगा, फिर बृहस्पति का आएगा। पहला जो गोचर होगा बुध का होगा, और बुध आपके सप्तम में आ जाएंगे 7 तारीख को, और बुध जो है वो आपके भाग्येश हैं। तो भाग्येश और लाभेश केंद्र भाव में बैठकर लग्न को देख रहे हैं, और साथ ही में जो बुध है वो 12वें घर के स्वामी है। तो विदेश से लाभ, कुछ बड़े परिवर्तन करने के लिए लाभ मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति, और लाभ और लक्ष्मी स्थान के स्वामी बैठकर केंद्र में, तो बिजनेस में लाभ, और लग्न को देख रहे हैं तो लक्ष्मी लाभ दोनों की ही पूर्ति आपके लिए दिख रही है। बहुत अच्छा टाइम है, इसका लाभ उठाइएगा। बिजनेस में बहुत तेज़ गति से वृद्धि हो सकती है। इसके बाद गोचर होगा गुरु का, और गुरु 14 तारीख को आपके नवम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे मिथुन में, और ये बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि गुरु आपके 2 उपचय भावों के स्वामी हैं और लग्न को देख रहे हैं। खैर, मैंने इन पे एक अलग से वीडियो बना ही दी है, लेकिन संक्षिप्त में देखें तो गुरु का लग्न को देखना, भाग्य की वृद्धि, 2 उपचय भावों का स्वामित्व यानी कि स्किल्स, कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ने की चेष्टा, उनका पंचम को देखना जो नवम से नवम में है, यानी कि आइडियाज़, थॉट्स, क्लैरिटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, और नवम में आना धन, लक्ष्मी, वैभव और भाग्य। बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। गुरु का एक प्रभाव तीसरे घर पर भी होगा, जो उनके मूल त्रिकोण राशि है, यानी कि भाग्य और पराक्रम सबका साथ मिलेगा, और जब ये चीज़ें साथ में आती हैं तो जीवन आगे ही बढ़ता है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता आगे बढ़ने के लिए। तो एक प्रकार से बहुत श्रेष्ठ यहाँ पर लाभ आपके लिए दिख रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो गुरु के बाद या अगले ही दिन सूर्य का गोचर हो जाएगा, और सूर्य आ जाएंगे आपके अष्टम में 15 तारीख को। सूर्य क्योंकि लाभेश हैं और अष्टम में आ गए, तो अचानक से लाभ, गुप्त धन से लाभ, और सूर्य है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, इंश्योरेंस से लाभ, पैतृक चीज़ों से लाभ, सरकार से लाभ। जो 2 नंबर का काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ही लाभ। तो ये बहुत अच्छा है। सूर्य का प्रभाव धन स्थान पर भी है, तो धन की वृद्धि भी होगी, लेकिन क्योंकि सूर्य है अष्टम में है, वाणी पर कंट्रोल, स्पेशली अगर आप किसी पर्सन इन पावर से बात कर रहे हैं, यानी कि आप किसी ऑफिसर से बात कर रहे हैं, अथॉरिटेटिव व्यक्ति से बात कर रहे हैं, बॉसेस से बात कर रहे हैं, बहुत शालीनता अपनी वाणी में रखेंगे तो ही आपके काम बन पाएंगे। इसके बाद होंगे बहुत बड़े गोचर राहु और केतु के।
18 तारीख को केतु जहां आपके 11वें घर में आएंगे, राहु वहीं आपके पंचम में आएंगे। राहु केतु बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा विलंबित चल रहा है पूरा शेड्यूल, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा मासिक राशिफल के बाद राहु केतु पर वीडियोस बहुत जल्दी बने। केतु 11वें घर में इनकम के सोर्सेस में बदलाव करते हैं, नई जॉब नई बिजनेस दोनों में ही लाभ देंगे, चेंज करने के मौके देंगे। पर केतु कभी कभी थोड़ा सा पेमेंट्स को डिले करते हैं, तो जो बिजनेस करते हैं जिनका अपना काम है उनकी पेमेंट्स में थोड़ा डिले हो सकता है। केतु का तीसरे घर को देखना और केतु का सप्तम को देखना ये बताता है कि आपकी इच्छाएं बदलेंगी। जो अब तक आप सोच के बैठ रहे थे मुझे ये चाहिए वो चेंज होगा, नई स्किल्स आ पाएंगी और बिजनेस में भी बदलाव होगा, लेकिन मैरिड लाइफ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। वहीं राहु का गोचर पंचम में आपके आइडियाज़ को अलग ही लेवल पर पहुंचा देगा। राहु का प्रभाव लग्न पर है बृहस्पति के साथ, तो ये आपके पूरे जीवन की वृद्धि दिखा रहा है। बहुत अच्छा ये योग बन रहा है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उठाइएगा। राहु पंचम में अपने आप में लक्ष्मी कारक बन जाते हैं। राहु केतु की विशेषता है, एक्सेप्शंस क्या है उनके कि अगर वो केंद्र त्रिकोण में होते हैं तो राजयोग देते हैं। तो यहाँ पे, और मैं हमेशा कहता हूँ राहु केतु की कोई राशि नहीं होती। कुछ लोगों का मत इससे अलग होता है, क्योंकि कुछ लोगों ने मानी है उनकी राशि और उसमें भी मतभेद है। शास्त्रों में कहीं पे भी ज़्यादा मेंशन इसके बारे में नहीं है, क्योंकि राहु केतु अनकन्वेंशनल ग्रह है, वो कोई नॉर्मल ग्रह नहीं है, वो छाया ग्रह है। वो ग्रहों की श्रेणी, देवताओं की श्रेणी में दो असुरों को जगह मिली है, इसलिए उनका प्रभाव अलग है। इसलिए अगर हम देखें तो राहु पंचम के जो हैं वो पंचम का स्वामित्व ले लेंगे, तो लाभ, लक्ष्मी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी सब कुछ बहुत बढ़ने वाला है। इसके बाद बुध का एक और गोचर होगा 23 तारीख को। बुध अपनी नॉर्मल स्पीड में वापस आ गए, तो हर 2-2.25 हफ्ते में चेंज करेंगे राशि। तो बुध यहाँ पे आपके अष्टम में आ गए और अष्टम के बुध बहुत तेज गति से पैसा देते हैं। अचानक से बड़ा धन जो लाभ होता है वो अष्टम के बुध एक्सेप्शन है, और वो विपरीत राजयोग भी बनाएंगे और सूर्य के साथ है, तो सरकारी कार्य, विदेश के कार्य, कई अटके हुए लीगल कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए ये महीना आपका काफ़ी अच्छा है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना अच्छा है। मंगल दिग्बलीय अवस्था में आपके 10वें घर में रहेंगे, एक प्रकार से ये भी आपके लिए अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा, और मंगल क्योंकि आपके चौथे घर को देख रहे हैं जो उनकी उच्च की राशि है, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी ये जो समय है काफ़ी अच्छा है। शनि शुक्र छठे घर में है, ये मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता है, और शुक्र भी छठे घर में बहुत स्ट्रांग नहीं माने जाते, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे नहीं होते, तो अपनी पर्सनल लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, इच्छाएं बदलेंगी जैसा मैंने कहा, और वो पूरी भी होंगी। बैलेंस लाने का आप काम करेंगे, ग्रेशियस रहेंगे, अपने हर कार्य में अपनी छाप छोड़ पाएंगे इस महीने। आपका खुद पे फेथ बढ़ेगा, खुद पे ट्रस्ट बढ़ेगा, अपने आप को और बेटर कर पाएंगे, आपका हृदय बड़ा होगा, आपका विचार बड़े होंगे। जीवन एक नए मौके आपको सेकंड चांस देंगे, जो चीज़ नहीं कर पाए उसको ठीक करने का अवसर मिलेगा। अपने माइंड को ओपन रखिएगा, अपने विचारों को ओपन रखिएगा। अथॉरिटी बढ़ने वाली है, नए लोग जीवन में आएंगे, और अपने खुद के स्पेस में बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ये महीना सेल्फ लव का है, ये महीना एक आध्यात्मिक और भौतिक बैलेंस का है, महीना बहुत अच्छा है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर में काफ़ी बदलाव आएंगे। सबसे पहले 10वें घर को देखें तो मंगल है, वहाँ पे दिग्बली है, लेकिन नीच अवस्था के हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, नीच का ग्रह कोई बुरा नहीं होता, लेकिन उसके नेगेटिव जो कार्य करते हैं वो उभर के आते हैं। तो यहाँ पे ना लड़ाई झगड़े, ऑफिस में एग्रेशन, ये थोड़ा सा रहेगा। लेकिन क्योंकि सप्तम में उच्च के सूर्य हैं 15 तारीख तक, और 10वें घर में 7वें घर का स्वामी है जो धन स्थान का भी स्वामी है और दिग्बली है, 15 तारीख तक प्रमोशंस के बहुत अच्छे योग आपके बने हुए हैं। तो प्रमोशन का लाभ इस महीने आपको प्राप्त हो सकता है। गुस्से पर कंट्रोल, ओवर इम्पल्सिवनेस पर कंट्रोल, कन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, इनसे दूर रहिएगा, वरना ये जो अच्छा महीना दिख रहा है ना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। बुध का गोचर पहला होगा और वो आपके सप्तम में 7 तारीख को आ जाएंगे, क्योंकि वो 10वें से 12वें और 10वें से तीसरे घर के स्वामी और 10वें से सप्तम में बैठे हैं। ये कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड ऑन आपके काम में हो सकती है। ऐसा नहीं कि कुछ चेंज ही हो जाएगा, पर हो सकता है आपको कुछ नए काम, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जाएँ। कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा यहाँ से। इसके बाद क्या होगा, बृहस्पति का गोचर। बृहस्पति आपके 9वें भाव में आ जाएंगे। अब ठीक है, वो लग्न को देखेंगे, तीसरे घर को देखेंगे। तीसरे घर को देखना यानी कि स्किल इंप्रूवमेंट करियर में, लग्न को देखना यानी कि भाग्य का साथ, 10वें से पंचम को देखना
10वें से अष्टम को देखना और 10वें से 12वें बैठना, ये ट्रांसफर्स का और जॉब चेंज का योग बनाता है। तो जो लोग लंबे टाइम से ट्रांसफर्स या जॉब चेंज का विचार कर रहे थे, उनके लिए अचानक नए मौके खुल सकते हैं। पर नवम के गुरु बॉसेस से बहुत ईगो क्लैशेस करवाते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद होगा सूर्य का गोचर, और सूर्य आपके अष्टम में आ जाएगा। अब ये फिर से बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहा है, क्योंकि कारक सूर्य होते हैं। अब वो अपने कारक भाव से 12वें में आ गए और अष्टम में आ गए लग्न से, यानी कि एक अजीब सी कन्फ्यूजन और कन्फ्रंटेशन बॉसेस से स्टार्ट हो जाएगी, और उससे प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली क्रिएट होती ही है। इसके बाद राहु केतु का गोचर, जो बहुत निर्णायक होगा करियर के लिए, क्योंकि गुरु ने वो पटभूमिका तय कर दी कि करियर में जॉब चेंज के योग बनते हैं। अब राहु आ गए आपके पंचम में और केतु आ गए 11वें में। केतु 11वें में है और केतु बदलते हैं तो आपके इनकम के सोर्स बदल सकते हैं। तो यहाँ से मैंने बताया कि जॉब चेंज का टाइम स्टार्ट हो गया। केतु उसको और ज़्यादा इंडिकेट करते हैं, और क्योंकि 10वें से अष्टम में ऐसा ग्रह आ गया जो अनिश्चितता तो देता ही है, लेकिन अचानक से चीज़ों को बदलता है, और ये इंडिकेट करता है कि अचानक से कोई बहुत अच्छा जॉब ऑफर आपके लिए 18 तारीख के आसपास आ सकता है। तो जॉब के हिसाब से तो ये पूरा ही महीना आपका अच्छा दिख रहा है। जो मैंने बॉसेस वाली बात करी उस पर ध्यान दीजिएगा। जो मंगल की का पहलू मैंने छेड़ा गुस्से वाला, उसको ध्यान दीजिएगा। महीने के अंत में बुध का गोचर भी होगा और वो अष्टम में आएंगे, कि अचानक से कुछ धन की वृद्धि कार्य क्षेत्र में दिखा रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, डिवोशन दिखाइएगा, कमिटमेंट, टाइम मैनेजमेंट दिखाइएगा। पैसा बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा हटकर कुछ नहीं करना। जो काम दिया जाता है उसको पूरी दृढ़ता से करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। जहाँ ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक या ओवर क्रिएटिव होने की कोशिश करी, वहीं पे गलतियाँ होंगी आपसे। आगे बढ़ने का मौका बहुत मिलेगा इस महीने आपको, और एक लीडर बन के उभरने का मौका भी मिल रहा है। बस एक चीज़ कहूँगा कि अपने ईगो पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा, क्योंकि ईगो कई लोगों से, ना केवल बॉसेस से, बाकी लोगों से भी आपको तंग करेगा। और अदरवाइज देखा जाए तो कई रुकावटें दूर होंगी, और भाग्य का भी भरपूर साथ आपको प्राप्त होने वाला है गुरु के कारण। तो इस महीने का अवश्य आपको लाभ उठाना है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ये महीना अच्छा है, बदलाव का है, अच्छे बदलाव होंगे। सबसे पहले तो सप्तम भाव बिजनेस का है, वहाँ पे लाभ स्थान के स्वामी सूर्य उच्च की अवस्था में, यानी कि ख्याति बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी, पैसा अवश्य आएगा आपके पास। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा एक लाभ मिल रहा है। बुध का गोचर पहला होगा इस महीने का। 7 तारीख को बुध आपके सप्तम में ही आके बैठ जाएंगे। और बुध की अगर हम बात करें तो आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, नवम भाव के, और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो भाग्य का भरपूर साथ 7 तारीख से मिलने वाला है, काम बढ़ेंगे। और ये भाग्येश और लाभेश सप्तम में है, जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में बताया था। तो ये बिजनेस के लिए तो बहुत ही अच्छा महीना दिख रहा है। और सूर्य बुध साथ में है, यानी कि कई जो रिटर्न वर्क है, लीगल काम है, लिखा पढ़ी के काम है, वो बहुत आराम से पूर्ण हो जाएंगे। ये भी एक अच्छा संकेत है। इस पर गुरु का गोचर होगा 14 तारीख को। वो क्योंकि सप्तम से तीसरे में है, तो आपकी प्रबलता बढ़ेगी। और वो लग्न को देख रहे हैं जो सप्तम से सप्तम है, यानी कि बिजनेस में काम, पहचान, नाम सब कुछ बढ़ने वाला है। सप्तम से नवम को देख रहे हैं जो सप्तम का भाग्य स्थान है, तो बिजनेस में भाग्य का भी साथ मिलेगा। और वो सप्तम से 11वें को देख रहे हैं, तो पैसा भी बिजनेस में बहुत बढ़ने वाला है। तो बिजनेस के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, वो बिजनेस के लिए थोड़ा, पैसों के लिए तो अच्छा है, लेकिन सरकारी बाधाएं, लीगल प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये लेकर आ सकता है 15 तारीख के बाद से। इससे थोड़ा बच के रहेगा। फिर केतु और राहु का प्रभाव होगा। 18 तारीख को केतु आ जाएंगे 11वें में और राहु आ जाएंगे पंचम में। केतु का प्रभाव ये बताता है कि आपको टेक्निकल एडवांसमेंट, अपने बिजनेस में कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ नया बदलाव टेक्निकल लेवल पर करना पड़ेगा, या फिर कुछ बेसिक स्तर से ही आपको अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को चेंज करना पड़ेगा। राहु क्योंकि सप्तम से 11वें में है, तो विदेश से लाभ और बिजनेस को आगे बढ़ाने का या एक्सपेंड करने का भी अवसर मिलेगा। महीने के अंत में बुध का गोचर भी होगा, अंत की तरफ, अंत में नहीं पूरा, 23 तारीख को। तो ये अचानक से बड़े धन की प्राप्ति 23 तारीख के बाद दिखाता है। तो महीना ओवरऑल देखा जाए अच्छा है। सप्तमेश भी मंगल पूरे महीने राजयोग बनाकर बैठेंगे, और वो धनेश भी हैं। बस क्योंकि वो नीच के हैं, तो अपने पार्टनर से और जिन भी लोगों से आप बातचीत करते हैं, बहुत शालीनता से बातचीत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ कॉन्फ्रंटेशंस आपके हो सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, कुछ बहुत पुराने काम जो अटक रहे थे वो इस महीने पूर्ण होंगे। पैसा कोई अटक रहा था वो वापस आएगा। बस ये कहूँगा कि अपने बिजनेस के बारे में और स्टडी करने का महीना है केतु के कारण। और
आपको प्रेजेंट में रहना है। बहुत ज़्यादा फ्यूचर, अब ऑब्वियसली आप 2-3 महीने आगे की तो सोचते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि 3 साल बाद हमें ये करना है, हो सकता है परिस्थितियाँ ही बदल जाए। कई बिजनेसेस रहते ही नहीं है 3 साल बाद तक, क्योंकि उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती 3 साल बाद तक। आज से जब कोरोना का टाइम आया था, वो जो मास्क बनाते थे लोग, इतना बूम पे आया, अब वो आज उतना प्रोडक्शन तो ही ना हो रहा है, तो वो उतना लाभ उस टाइम पे कई लोगों ने खोला अपना ही काम। लेकिन आज वो चीज़ एक तो बहुत कॉमन भी हो चुकी है, आज हर जगह अवेलेबल है मास्क। तो इसलिए बहुत लंबी प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 2-3 महीने की प्लानिंग करनी है, प्रेजेंट में रहना है, अपने बिजनेसेस के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को जानिए, रिसर्च कीजिए, ट्रस्ट बढ़ाइए अपने ऊपर, अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, शालीनता से, प्यार से बात कीजिए, अपने बिजनेस को क्लीन कीजिए। क्लीन मतलब कि झाड़ू पोछा लेके नहीं, जो भी कमियां हैं, जो भी आउटकम्स आपके बिजनेस में आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो भी शॉर्टफॉल्स हैं आपके बिजनेस में, उन चीज़ों को समझिए और एक प्रकार से अपने बिजनेस को संगठित कीजिए। महीना बहुत अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना अच्छा ही, मैंने शुरू में ही कहा था। बृहस्पति यहाँ पे आ जाएंगे लक्ष्मी स्थान में, राहु यहाँ पे आ जाएंगे लक्ष्मी स्थान में, दोनों ही मिलकर लग्न को देखें तो पैसा तो बढ़ेगा ही। लाभेश और धनेश यानी कि सूर्य और मंगल, ये लग्न को देखेंगे। सूर्य 15 तारीख तक, लेकिन मंगल तो पूरे महीने देखेंगे, तो पैसा तो आएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन में मार्केट स्टडी कीजिएगा। अंतिम 10 दिन में कर सकते हैं इन्वेस्टर, लेकिन बहुत तेज़ गति से या इम्पल्सिव होकर नहीं। खर्चों की जहाँ तक बात है, इस महीने वस्त्रों पर, पेट्स अगर आपके घर में है उन पर, घर के सजावट पर, यात्राओं पर, स्पेशली हवाई यात्रा या अचानक से कुछ यात्राएं अगर होती है तो महंगी पड़ती ही हैं। घर में आपके वृद्ध सदस्य हैं उन पर, उनके रखरखाव या दवाई आदि पर, और ऐसा लग रहा है कि एंटरटेनमेंट पर आप बहुत खर्चा करने वाले हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस बिल्कुल ही कम है। अगर बातचीत बंद है तो महीने के एकदम अंत में थोड़ा बहुत चांसेस है, लेकिन ओवरऑल मैक्रो लेवल पर तो नहीं है। नए रिलेशनशिप के भी चांसेस बहुत ज़्यादा इस महीने नहीं हैं। ज़्यादा डेस्परेट होकर चीज़ों को और ख़राब कर लेंगे, इसलिए ज़्यादा प्रयास मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, देखिए महीना बहुत श्रेष्ठ नहीं दिख रहा। पंचमें शनि है जो ऑलरेडी छठे घर में आ चुके हैं, जो लड़ाई झगड़े दिखाता है। पंचम पर मंगल का प्रभाव है, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है। और अगर हम बाकी ग्रहों की अगर बात करें जो प्रभाव डालेंगे, अब जैसे बुध का गोचर होगा 7 तारीख को, वहाँ से थोड़ा सा बेटर होगा क्योंकि सप्तम में आ गए, कम्युनिकेशन थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। लेकिन अच्छा, गुरु का गोचर भी होगा 14 तारीख को, इसका भी अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। यहाँ से भी कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं दिख रहा, क्योंकि गुरु पंचम को देखेंगे तो चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। पर राहु केतु का जो गोचर होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि राहु पंचम में आ जाएंगे, केतु 11वें में आ जाएंगे। पंचम के राहु ट्रस्ट इश्यूज करते हैं क्रिएट, और ये जो बृहस्पति हैं ये भी छठे घर के स्वामी हैं, तो अपना उनका स्वामित्व जो अपना उनका नेचर है वो तो प्रोटेक्शन का है, लेकिन क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं वो, इसलिए आर्ग्यूमेंट्स भी करवाएंगे। और राहु का ना ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करता है, तो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मंगल एग्रेशन लेके आएंगे, और शुक्र भी छठे घर में है, जो भले ही उच्च के हैं, लेकिन छठे घर का शुक्र मेरे हिसाब से उनकी एक सबसे वर्स्ट पोजीशन है। तो रिलेशनशिप के लिए तो महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। विशेष प्रेडिक्शन, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे तभी चीज़ें चलेंगी। कुछ लोग ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आएँ, और आप बिल्कुल उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। बहुत कन्फ्यूजन रहेगी, और भी स्ट्रेस होते हैं जीवन के, उसका भी प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। कोशिश ये करनी है कि बातें पूरी हों, कन्वर्सेशन अच्छी हो, और नेगेटिव कमेंट्स ना हो। प्रयत्न, एफर्ट्स अपने पार्टनर की तरफ आप दिखाएं, और पुरानी बातों को डिस्कस करने से जितना बच सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। हो सके तो एक छोटी सी वैकेशन प्लान कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ, उससे एक फ्रेशनेस अवश्य आएगी। तो मिश्रित सा ही दिख रहा है रिलेशनशिप। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, महीना बहुत इजी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। सप्तम से 12वें में ऑलरेडी इतने सारे ग्रह हैं जो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इवन मैं हमेशा बोलता हूँ छठा भाव सेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे ग्रह, सप्तम से 12वें में इतने सारे ग्रह, शुक्र भी वहीं पर है जो कारक है, लड़ाई झगड़े सब कुछ चल ही रहा होगा। सप्तमेश नीच के हैं, ये फालतू की आर्ग्यूमेंट्स, इन लॉस के कारण प्रॉब्लम, बाहरी तत्वों का इन्वॉल्वमेंट। और सप्तम में सूर्य है जो विच्छेदीकरण यानी कि दूर करने वाले ग्रह हैं। सूर्य का प्रभाव कभी भी सप्तम पर मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं मानता। एक चीज़ से मैं कभी नहीं कहता कि सेपरेशन हो जाएगा या बहुत दिक्कतें आएंगी, थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं अलग अलग प्रकार की, पर क्योंकि यहाँ पे सप्तम से 12वें में बहुत सारे ग्रह हैं, सप्तमेश नीच के हैं, और रही सही कसर जो है वो बुध पूरी कर देंगे। क्यों? क्योंकि बुध का जो गोचर होगा 7 तारीख को, बुध आपके 12वें घर के स्वामी है, तो यहाँ से प्रॉब्लम्स और आना शुरू होंगी। जिनका एकदम बहुत ख़राब चल रहा था सब कुछ, वो इवन अचानक से डाइवोर्स की तरफ जाते हैं। मैं कई बार बताता हूँ बुध बहुत खतरनाक है, वो जो गोचर बुध का होता है ना 2 हफ्ते का, और अगर नेगेटिव है तो वही वो टाइम होता है जब सीधा नोटिस भेजे जाते हैं कि भाई अब साथ में रहना, मेरा वकील ही तुम्हें देखेगा। तो वहाँ से थोड़ा सा बच के रहिएगा। ये 7 तारीख का गोचर है। हाँ, 14 तारीख को गुरु लग्न को देखेंगे आपके, क्योंकि वो सप्तम से सप्तम भाव है, यानी कि हाँ, गुरु का पंचम दृष्टि सप्तम से सप्तम पर, तो थोड़ी सी शालीनता आएगी, थोड़ा सा रुकावटें दूर होंगी या फिर सहजता आएगी। 15 तारीख को सूर्य भी सप्तम को छोड़ देंगे, तो वहाँ से भी इम्प्रूवमेंट होगा, पर ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि राहु केतु का गोचर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स लाएगा, क्योंकि केतु आपके सप्तम को देखना शुरू कर देंगे 18 तारीख से। यहाँ से ना बहुत प्रॉब्लम्स, डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट, दूरियाँ सब आना शुरू होंगी। तो मेजर प्रॉब्लम्स 18 तारीख से फिर से, तो कुछ बीच में फेज़ लगेगा कि हाँ चीज़ें ठीक हो रही है, लेकिन फिर से 18-19 तारीख के बाद से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शन, मैच्योरिटी दिखाने की आवश्यकता है। माइंड कई बार बहुत अनक्लियर रहेगा, उस टाइम पे कोई कन्वर्सेशन नहीं करनी। चीज़ों को डिले मत कीजिएगा कि आपके लाइफ पार्टनर ने कुछ आपको बोला कि ये करो और आपने नहीं किया, एकदम लड़ाई झगड़े बड़े होंगे उस पर। काम को पूरा कीजिएगा, बातों को पूरा कीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइएगा। आपके कुछ रिलेटिव्स, मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ रिलेटिव्स, वो आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते, सत्यता है ये। उन लोगों से दूर रहिए, पहचानिए, दूर रहिए। ऐसा दिख रहा है कि मेंटली एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे ज़्यादा। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस टाइम पे ना एक ब्रेक लेनी चाहिए। ब्रेक मतलब कि या तो आप कहीं पे कुछ टाइम के लिए अलग चले जाएं, घूमने अपने दोस्तों के साथ चले जाएं, अपने लाइफ पार्टनर को बोल दें, या एक प्रकार से थोड़ा सा डिस्टेंस कुछ दिनों के लिए ले आएँ। सबसे अच्छा यही है कि अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ एक आउटिंग पे चले जाएं। उससे दोनों को ही विचार करने का मौका मिलेगा और एक शालीनता का स्वभाव वापस आ सकता है। बहुत ईजी महीना नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए। चलते हैं विद्यार्थियों की तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। बीच के 10 दिन ठीक है, थोड़ा शांत मन को रखिएगा, एकाग्रचित रहिएगा। अंतिम 10 दिन में ध्यान भटकेगा, भयंकर ध्यान भटकने वाला है। अच्छा सब कुछ आपने सीखा भी होगा, याद भी किया होगा, प्रिपेयर भी किया होगा, नहीं उसका लाभ उठा पाएंगे। अंतिम 10 दिन में बहुत केयरफुल रहना है एग्जाम्स के मामले में। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, देखिए पंचम के स्वामी छठे घर में है, जो स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक रहता है, पर क्योंकि 18 तारीख तक बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा, राहु भी रहेंगे, तो ये कभी कभी प्रॉब्लमेटिक होता है। और अगर देखिए मंगल का प्रभाव है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छे होते हैं, तो ये भी अच्छा है। पर एक ही दिक्कत इस महीने दिख रही है कि ध्यान बहुत भटकने वाला है, क्योंकि ठीक है बीच में अगर हम बात करें तो बुध 7 तारीख को बुधादित्य योग बनाएंगे, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 18 तारीख के बाद देखें तो राहु आ जाएंगे पंचम में, और 23 तारीख को बुध आ जाएंगे आपके अष्टम में। गुरु यहाँ पे जा चुके होंगे, सूर्य भी यहीं पे होंगे, तो बुध जो कारक हैं वो अष्टम में है और राहु पंचम में कुछ टाइम के लिए। और मैंने जैसे कहा था ना, एग्जाम में भी महीने के अंतिम भाग में बहुत ध्यान भटकेगा, तो बहुत एकाग्रचित, बहुत आत्ममंथन और बहुत फोकस की आवश्यकता है महीने के अंतिम भाग में। अदरवाइज पूरा ही महीना अच्छा है। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ओवर एक्साइटमेंट से बचिए, बड़ों की गाइडेंस लीजिए, अकेले टाइम बिताइए, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव कीजिए। बहुत अच्छे मौके आएंगे, अगर आप उनका फ़ायदा उठा पाए, वो तभी उठा पाएंगे जब एकाग्रचित रहेंगे, स्ट्रेस को हैंडल कर पाएंगे, और एक ही जगह पर आपका फोकस रहेगा। भिन्न भिन्न जगहों पर सोचना शुरू कर दिया तो कुछ भी लाभ नहीं प्राप्त होगा। बुरा महीना नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा।
सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने मूल तौर पर आपको एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, पेट के रोग, हड्डियों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, कार्डियक प्रॉब्लम्स, गॉल ब्लैडर, महिलाओं में यूट्रस, पुरुषों में प्रोस्टेट, इसकी दिक्कत ज़्यादा तंग करेगी। शुरुआती दिन हृदय सर से संबंधित रोग, पित्त बहुत बढ़ेगा, एसिडिटी बहुत रहेगी, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। बीच के 10 दिन जिनको डायबिटीज़ है बहुत ध्यान दें। कफ रोग, चेस्ट के रोग, चेस्ट के एरिया के रोग, नसों के रोग। अंतिम 10 दिन में पुनः जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी महीने के अंत में, और दांतों की और आँखों के रोग तंग करेंगे, और कोई मानसिक विकार है उसके कारण भी दिक्कतें बढ़ेंगी। उपाय की बात करते हैं। 3 उपाय करने हैं, बहुत सरल, एक ही बार करने हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। दुर्गा जी को बेसन के हलवे का भोग लगाना है जिसमें केसर का उपयोग हो, और उनकी एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। उस कपूर के ऊपर एक लौंग और एक इलायची का दाना भी रखिएगा और आरती कीजिएगा। और कुछ दुर्गा चालीसा की पुस्तकें मंदिर में दान कीजिएगा, दुर्गा मंदिर में। महादेव का यानी कि शिवलिंग का आपको गंगा जल से अभिषेक करना है, गुलाब के फूलों की माला अर्पण करनी है, और केसर का तिलक महादेव पर लगाना है, और किसी भी मिष्ठान का उपयोग करना है जो गुड़ से बना हो, और वहीं पर बैठकर आपको ओम महादेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और पशु सेवा करनी है। ये 3 उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना आपका बहुत अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।